नमस्कार। बंसीलाल सहआचार्य, राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के इस वीडियो में आमंड और पावेल के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पे चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में डेविड ईस्टन के व्यवस्था उपागम पर चर्चा की थी। आमंड और पावेल के अनुसार व्यवस्था को संरचनाओं और प्रकारों के माध्यम से विश्लेषित किया जा सकता है। वे संरचना को भूमिकाओं का समुच्चय मानते हैं। उनके अनुसार संरचना दल, दबाव समूह, कार्यपालिका, विधायिका इत्यादि के रूप में हो सकती है। पहली बार इस उपागम में राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया। इनके अनुसार अध्ययन का केंद्र बिंदु दल, दबाव समूह जैसे अनौपचारिक संस्थाएं हैं, न कि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका जैसी औपचारिक संस्थाएं। आमंड व पावेल के अनुसार प्रकार्य का अभिप्राय है, प्रकार्य का आशय है, उन वस्तुगत प्रकार्यों से है जो कार्य या प्रकार्य राजनीतिक व्यवस्था को उसके पर्यावरण के प्रति सामंजस्यशील बनाते हैं। इनके अनुसार प्रकार्य के द्वारा संरचना का पता लगाया जा सकता है। पहले प्रकार्य को देखते हैं, फिर यह पता लगाया जाता है कि उस प्रकार्य का संपादन किस संरचना द्वारा किया गया है। आमंड और पावेल के अनुसार प्रकार्य दो प्रकार के हैं, आगत प्रकार्य और निर्गत प्रकार्य। पुनः उन्होंने आगत प्रकार्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था में पहला कार्य राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक भर्ती का किया जाता है। दूसरा है आगत प्रकार्य हित अभिव्यक्तिकरण। तीसरा आगत प्रकार्य है हित संग्रह और चौथा आगत प्रकार्य है राजनीतिक संचार। इनके अनुसार ये आगत प्रकार्य और निर्गत प्रकार्यों को इन्होंने पुनः 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 विधि निर्माण, नंबर 2 विधि क्रियान्वयन, नंबर 3 विधि अधिनिर्णय। इनमें से विधि क्रियान्वयन व विधि अधिनिर्णय सरकारी प्रकार्य हैं। ये प्रकार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। इस तरह से जो इनपुट प्रकार्य हैं, इनपुट फंक्शन हैं, वो पॉलिटिकल फंक्शन हैं और जो आउटपुट फंक्शन है वो गवर्नमेंटल फंक्शन है। राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती का कार्य राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। हित अभिव्यक्तिकरण दबाव समूह द्वारा किया जाता है। हित संग्रह दल व्यवस्था द्वारा किया जाता है। राजनीतिक संचार दल व्यवस्था द्वारा किया जाता है। इनके अनुसार एक संरचना केवल एक ही कार्य नहीं करती, बल्कि एक संरचना कई कार्य कर सकती है। अब इन प्रकारों को करने वाली संरचनाएं बताई हैं आमंड और पावेल ने, जैसे राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती। समाज के मूल्य या विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं, जिसे समाजीकरण कहते हैं। अर्थात राजनीतिक मूल्यों, विचारों, व्यवस्था से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है।
राजनीतिक समाजीकरण के उपकरण हैं परिवार, विद्यालय, दल, दबाव समूह, संचार के साधन, मित्र मंडली इत्यादि। राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है व्यक्ति की एक विशेष अभिव्यक्ति है जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति हो सकती है, जो व्यवस्था के आगत कार्यों के लिए हो सकती है और व्यवस्था के निर्गत कार्यों के संदर्भ में हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्ति जिस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्धारण राजनीतिक व्यवस्था में करता है वह भी राजनीतिक संस्कृति का ही एक भाग है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था का व्यक्तिक पक्ष है, क्योंकि यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई है। कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति व्यवस्था के बारे में क्या व किस प्रकार के विचार रखता है या सोचता है, इसी का नाम राजनीतिक संस्कृति है। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन व्यक्ति की अभिव्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में निर्णायक होती है। आमंड व वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, सहभागी संस्कृति। यह संस्कृति लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है, विकसित देशों में पाई जाती है। व्यक्ति को अपनी भूमिका के बारे में ज्ञान होता है। दूसरी है प्रजाभावी संस्कृति। इस संस्कृति का ज्ञान तो है, लेकिन सहभागिता के लिए उत्सुकता नहीं होती है। व्यक्ति को अपनी व्यवस्था के बारे में तो ज्ञान है, लेकिन अपनी सहभागिता के बारे में ज्ञान नहीं होता है। विकासशील देशों में पाई जाती है। और तीसरे प्रकार की संस्कृति है वो है संकुचित संस्कृति। ऐसी संस्कृति जहाँ व्यक्तियों को न तो अपनी व्यवस्था का ज्ञान होता है और न ही अपनी सहभागिता का। आदिवासी इलाकों में पाई जाती है। ये संस्कृति के वर्गीकरण का आदर्श रूप है। संस्कृति के सभी रूप लगभग प्रत्येक देश में पाए जाते हैं। जब ये तीनों रूप एक साथ पाए जाते हैं तो उसे सिविकल्चर कहते हैं। दूसरा प्रकार ये हित अभिव्यक्तिकरण है। उसको करने वाली हित अभिव्यक्तिकरण का आशय समान हितों पर आधारित लोगों का इकट्ठा करने का नाम है, या समाज हितों की पूर्ति के लिए जब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, संगठन बनाते हैं, तो उसे हित अभिव्यक्तिकरण कहते हैं। जैसे समाज आगे बढ़ता है तो समाज के अलग अलग हित हो जाते हैं। उन हितों को पूरा करने के लिए अलग अलग समूहों की उत्पत्ति होती है, जैसे छात्र समूह है, व्यावसायिक समूह है, कृषक समूह है इत्यादि। इन समूहों में हितों का आधार परंपरागत होता है। इन्हीं समूह या संगठनों को पावेल ने दबाव समूह कहा है, जो समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डाले। आमंड पावेल के अनुसार दबाव समूह के 4 प्रकार होते हैं। आमंड पावेल के अनुसार हित अभिव्यक्तिकरण रूपी प्रकार यह दबाव समूह नामक संरचना द्वारा किया जाता है। यह दबाव समूह 4 प्रकार के होते हैं। संस्थागत दबाव समूह है, साहचर्यात्मक दबाव समूह है, गैर साहचर्यात्मक दबाव समूह है और प्रदर्शनकारी दबाव समूह है। संस्थात्मक दबाव समूह है जो सरकार के अंग के रूप में होते हैं, जैसे सेना, नौकरशाही। सरकार के अंग होने के रूप में दबाव समूहों का कार्य करते हैं। इनके इतने संगठित नहीं होते जितने अन्य दबाव समूह होते हैं। साहचर्यात्मक दबाव समूह है ऐसे दबाव समूह को एक समान हितों की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हों। इन्हें द्वितीयक दबाव समूह कहते हैं। विकसित देशों में पाए जाते हैं। असाहचर्यात्मक दबाव समूह ऐसे दबाव समूह को
जो धर्म जाति के आधार पर बनते विकासशील देशों में पाए जाते हैं। ऐसे दबाव समूह एक समय विशेष की मांग पर निर्मित होते हैं, वह उद्देश्य की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। प्रदर्शनकारी दबाव समूह की श्रेणी में आते हैं। हित संग्रह, तीसरा प्रकार यह हित संग्रह। हितों में संग्रह का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। और अंतिम आगत प्रकार यह राजनीतिक संचार। यह वह प्रणाली जिसमें समाज और राजनीतिक व्यवस्था व समाज और सरकार को जोड़ा जाता है। विकसित समाजों में मास मीडिया राजनीतिक संचार को आगे बढ़ा रही है। राजनीतिक संचार एक प्रकार्य को दूसरे प्रकार्य के साथ जोड़ता है। आमंड व पावेल ने राजनीतिक संचार की तुलना रक्त के प्रवाह से की है। नेक्स्ट वीडियो में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की संरचनाओं पर, की विशेषताओं पर, मूल मान्यताओं पर, उद्देश्यों पर और आलोचना पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।